मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसका टॉपिक समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन, सोशियोलॉजी एंड सोशल चेंज। विद्यार्थियों, जब भी सोशल चेंज की बात आती है, सामाजिक परिवर्तन की बात आती है, तो हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्र बनता है कुछ पुराने समय का और नवीन समय का, कि पहले क्या था और वर्तमान में क्या है। तो इन्हीं सब को जब सामाजिक परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं, कि जब पास्ट को प्रेजेंट के रूप में और प्रेजेंट को भविष्य के रूप में, कि जो पास्ट में घटित हुआ वो जो वर्तमान में चल रहा है वो, और जो वर्तमान के आधार पर भविष्य में क्या परिवर्तन होने की संभावना है वो, तो ये सभी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और जब बात करते हैं सोशियोलॉजी की, कि सोशियोलॉजी और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज में क्या संबंध है, समाजशास्त्र में कैसे परिवर्तन होता है या कैसे सामाजिक परिवर्तन आता है, तो इन सभी की हम विशद चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज, कि जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से हम उसे कैसे समझ सकते हैं। तो यदि शाब्दिक अर्थ पे हम जाएं तो सबसे पहले देखेंगे कि 1922 में ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इसके बारे में विशद चर्चा की थी और ये बताया था कि किस प्रकार से जो परिवर्तन होता है, यदि हम बात करें विकास की, उद्विकास की, प्रगति की, क्रांति की, तो ये सभी कंसेप्ट परिवर्तन से संबंधित होते हैं, परंतु इन सब में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। विकास और प्रगति में भी अंतर है, तो उद्विकास और विकास में भी अंतर होता है। तो सामाजिक और परिवर्तन जब साथ में जुड़ जाते हैं तो समाज में घटित होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और समाजशास्त्रीय शब्दावली में इस प्रत्यय का प्रयोग अत्यधिक रूप से होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि आधुनिक समाज में जो परिवर्तन की गति है वो अत्यंत तीव्र गति से होने लगी है। अब हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, और इन विशेषताओं से पहले हम लोग जो कुछ एक विचारक हैं उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को कैसे परिभाषित किया है उस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, जॉनसन ने जो कहा है, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। तो यदि इस परिभाषा को हम गहराई से अध्ययन करें तो हम देखेंगे जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, उसके अंदर जब परिवर्तन आता है तो वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कि सामाजिक ढांचे में और समाज के प्रकारों में जब परिवर्तन आता है तो वो सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार किंग्सले डेविस ने कहा है, सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। अब यदि हम जॉनसन और डेविस दोनों की परिभाषाओं में अंतर देखें तो जॉनसन ने कहा है कि केवल सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, जबकि जो डेविस है उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रक्चर के साथ साथ जो प्रकार्य हैं, प्रकार्य अर्थात समाज में किसी भी ढांचे की जो उपयोगिता है, किसी भी संरचना की जो उपयोगिता है वो प्रकार्य कहलाते हैं। तो उसकी जो उपयोगिता है उसमें भी जब परिवर्तन आता है स्ट्रक्चर के साथ साथ, तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। तो यदि निष्कर्ष रूप में हम इसको परिभाषित करने का प्रयत्न करें तो हम कहेंगे कि समाज के संरचना और ढांचे और प्रकारों में जब परिवर्तन आता है तो वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। जब हम आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी विभिन्न श्रेणियां देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कैसे हम सामाजिक परिवर्तन को विभेद कर सकते हैं और किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। अब जब भी किसी समाज में परिवर्तन होता है तो वो अपनी स्वतंत्र और स्वच्छंद विशेषताएं लिए हुए होता है, और वह विशेषताओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है सामाजिक प्रकृति, सोशल नेचर।
अच्छा, जब हम बात करते हैं परिवर्तन की कि चेंज हुआ, परंतु परिवर्तन का अर्थ आशय है जब समाज के संदर्भ में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात कभी भी किसी एक व्यक्तिगत परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसलिए इसकी जो पहली विशेषता है वो है सामाजिक प्रकृति, सोशल नेचर, कि जब भी परिवर्तन होगा तो इसका जो नेचर होगा वो सामाजिक होगा, न कि व्यक्तिगत। कभी भी व्यक्तिगत स्तर पर हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जाता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें कि समाज में जो भी संरचनाएं समाज की, जिसमें जाति, वर्ग, समूह, समुदाय, संस्कृति आदि सभी स्तरों में परिवर्तन आता है, तो जब इन विशेष सभी स्तरों में परिवर्तन आता है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। परंतु यदि व्यक्तिगत परिवर्तन होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आता है। किसी भी एक इकाई में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। जब सामूहिक रूप से या समूह की जो ढांचे में, समाज के ढांचे में जब परिवर्तन आता है तो वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो पहली विशेषता हुई सामाजिक प्रकृति, अर्थात सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। दूसरा है सार्वभौमिक प्रघटना, यूनिवर्सल फिनोमिना। अब यदि हम देखेंगे किसी भी परिवर्तन को, देखो कोई भी सामाजिक परिवर्तन है, जैसे हम जब भी बात करते हैं विभिन्न संस्थाओं की, जैसे विवाह है, परिवार है, नातेदारी व्यवस्था है, तो जब हम देखेंगे कि इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक, कि यदि हम बात करें कि वैवाहिक संस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो हम देखेंगे व्यवहारिक रूप से कि जो विवाह होते थे वो पहले परंपरागत रूप से होते थे। उसमें जाति को महत्व दिया जाता था। जाति, अंतर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह का पालन किया जाता था। परंतु वर्तमान में विवाह का कंसेप्ट ही धीरे धीरे समाप्त होने को है। जो लोगों की मानसिकता है वो ये है, यदि हम महानगरों की ओर देखें तो हम देखेंगे कि जो विवाह की जो इम्पोर्टेंस है, विवाह का जो महत्व है, वो लोगों के लिए नगण्य होने लगा है। नए नए कंसेप्ट, लिव इन का कंसेप्ट आया है सामने, सहजीवन का, जिसमें स्त्री पुरुष बिना विवाह किए साथ में रहते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं। तो यदि हम बात करें, ये सब परिवर्तन जो होते हैं वो एक सार्वभौमिक प्रघटना, यूनिवर्सल फिनोमिना होती है। क्यों होती है, क्यों इसे सार्वभौमिक प्रघटना कहते हैं? क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सभी समाजों में किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ सामाजिक परिवर्तन न होता हो। यह अर्थ कहने का तात्पर्य है कि समय के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति कम अथवा ज़्यादा अवश्य हो सकती है, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन किसी स्थान पर ना हो। यह एक प्राचीन और सार्वभौमिक प्रघटना है। अगला है स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि परिवर्तन हुआ या परिवर्तन लाया गया, तो दोनों ही चीज़ों में या दोनों ही बातों में ये चीज़ निष्कर्ष निकल के आता है कि परिवर्तन एक स्वाभाविक घटना होती है, साथ ही साथ यह अवश्यंभावी रूप से घटित होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो परिवर्तन है उसकी मात्रा है वो कम अथवा ज़्यादा अवश्य हो सकती है, या परिवर्तन धीमी अथवा तेज गति से हो सकता है, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि परिवर्तन एकदम ही बंद हो जाए। परिवर्तन होना अवश्यंभावी होता है और यह स्वाभाविक रूप से भी होता है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे उद्विकास है, यदि बात की जाए उद्विकास की, एक शब्द है उद्विकास, तो उद्विकास स्वतः होने वाला परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन धीरे धीरे स्वतः अपने आप स्वयं से हो वह उद्विकास कहलाता है। तो जब उद्विकास की हम बात करते हैं तो ये परिवर्तन स्वतः होता है, परंतु कुछ परिवर्तन, जैसे प्रगति की हम बात करें तो प्रगति के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो परिवर्तन की दर
कम अथवा अधिक अवश्य हो सकती है। परिवर्तन स्वतः अथवा प्रयासों से, दोनों ही तरीकों से हो सकता है, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि परिवर्तन की गति एकदम रुक जाए या परिवर्तन होना बंद हो जाए। यह संभव नहीं है। इसलिए जो परिवर्तन होता है वह स्वाभाविक होता है और अवश्यंभावी यानी कि अवश्य ही घटित होता है। अगला है तुलनात्मक एवं असमान गति। जो सामाजिक परिवर्तन है वो सभी समाजों में पाया जाता है, परंतु सभी समाजों में इसकी गति एक ढंग की नहीं होती, एक प्रकार से ही परिवर्तन नहीं होते हैं, इनकी गति अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे ग्रामीण समाजों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से आता है। क्यों आता है? क्योंकि ग्रामीण समाज है वो परंपरावादी समाज होते हैं, उनमें परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि जब परंपराओं को लोग फॉलो करते हैं, परंपराओं को लोग मानते हैं, तो वो परिवर्तन के पक्षधर नहीं होते हैं। इसलिए परिवर्तन की जो गति होती है वो अत्यंत धीमी होती है। बहुत धीमे धीमे गांवों में परिवर्तन होता है। लेकिन ठीक इसके उलट यदि बात की जाए महानगरों की, शहरी क्षेत्र की या सभ्य समाजों की, तो उनमें परिवर्तन की गति तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कृति और जो परंपराएं हैं, सामाजिक मूल्य हैं, मानदंड है, इनका महत्व कम होता है तुलनात्मक रूप से ग्रामीण समाज के। तो ग्रामीण समाज और शहरी समाज में भी परिवर्तन की गति अलग अलग होती है, असमान होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आदिम समाजों की तुलना में शहरी समाज में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है और जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ तकनीक का विकास अधिक होता है, जबकि जो आदिम क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो परंपरागत चीज़ों को फॉलो करने वाले क्षेत्र हैं, वहाँ उसकी तुलना में जो सभ्य समाज है या आधुनिक समाज है उनमें परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। इसलिए जो परिवर्तन की गति है ये तुलनात्मक भी होती है और प्रत्येक समाज में अलग अलग पाई जाती है। अगला है भविष्यवाणी असंभव। अब जब हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ रहे थे या समाजशास्त्र टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और सामाजिक संबंध अत्यंत जटिल होते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए आज आप मेरे बारे में कोई बात सोचते हैं या मेरे बारे में आप सकारात्मक रुख अपनाते हैं, परंतु हो सकता है कि आने वाले 6 महीने बाद आप लोगों का जो रुख है या आप लोगों का नज़रिया है मेरे प्रति वो नकारात्मक हो सकता है। तो जो सामाजिक संबंधों की प्रकृति है वो अत्यंत जटिल होती है, उसमें भविष्यवाणी करना असंभव होता है। ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन अवश्यंभावी है, सार्वभौमिक है, हर जगह होता है, हर समय में होता है, हर काल हर परिस्थिति में होता है, परंतु यह परिवर्तन किस दिशा में होगा, किस रूप में होगा, किस स्थान पर होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं होते हैं। हमें पता होता है कि तकनीक का प्रभाव समाज पर पड़ता है, परंतु इस तकनीक का प्रभाव कहाँ कहाँ कितना सकारात्मक कितना नकारात्मक होगा इसके बारे में अंदाजा लगाना, इसके बारे में जानना अत्यंत कठिन कार्य होता है। कहने का तात्पर्य है औद्योगिकरण और नगरीकरण जो है, जैसे उन्होंने संयुक्त परिवार, विवाह, जाति प्रथा आदि अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिससे संपूर्ण प्रभाव के विषय में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि उनका प्रभाव कहाँ कहाँ कितना कितना होगा या किस क्षेत्र में वो नकारात्मक किस क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। केवल और केवल मानव के द्वारा इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। केवल ये जानने का प्रयत्न किया जा सकता है कि किस किस क्षेत्र में लगभग कितना परिवर्तन होगा। इसके बारे में स्पष्टतः भविष्यवाणी करना असंभव होता है। अब हम बात करेंगे, जब हमने बात की सामाजिक परिवर्तन की, ठीक उसी प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन। तो जो सांस्कृतिक परिवर्तन है और सामाजिक परिवर्तन है उन दोनों में क्या अंतर, क्या डिफरेंस होता है। पहला है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि
सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक पक्षों में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होता है। यदि समाज में पाए जाने वाले संबंधों, सामाजिक संबंधों में जो यदि परिवर्तन होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। परंतु यदि संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। जब हमने संस्कृति चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये स्पष्ट किया था कि भौतिक और अभौतिक पक्ष संस्कृति के कौन से होते हैं। चलिए अगला है, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की तुलना में अधिक विस्तृत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और परीक्षा के दृष्टिकोण से और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है अथवा सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का एक भाग होता है। तो इसका जो आंसर है तो वो ये है कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन छोटा होता है और सांस्कृतिक परिवर्तन बड़ा होता है। याद करने के दृष्टिकोण से हम ऐसे समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो बड़ा है और सामाजिक परिवर्तन छोटा है तुलनात्मक रूप से, जबकि इसमें गलती की संभावना अधिक होती है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन को हम लोग बड़ा बता देते हैं। अगला है, सामाजिक परिवर्तन के कारण सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन से संस्कृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन आता है। अब यदि हम बात करें सामाजिक परिवर्तन की कि किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो जो सोशल स्ट्रक्चर है किसी भी समाज का उसमें परिवर्तन आ जाता है। परंतु यदि सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो संस्कृति के विभिन्न पक्षों में अर्थात व्यक्ति के सोचने के नज़रिए में और अन्य पक्षों में भी परिवर्तन आता है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन की गति सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में तीव्र होती है। कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में तेजी से होता है। तो ये स्पष्ट है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि संस्कृति धीमी गति से बदलती है जबकि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तीव्र गति से आता है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक कारणों तथा जानबूझकर किए गए प्रयत्नों के कारण उत्पन्न होते हैं जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन नियोजित एवं प्रयत्नों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन है वो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं जबकि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो नियोजित एवं जो प्रयत्न हैं व्यक्ति के प्रयत्न हैं उन कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।